हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 6 चैप्टर जिसका नाम प्रमेह चिकित्सा अध्याय है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी, क्योंकि आप देखोगे तो हर किसी के यहाँ कोई ना कोई रिलेटिव्स जो है प्रमेह से पीड़ित होंगे। बहुतों के तो खुद के पेरेंट्स भी प्रमेह रुग्ण होते हैं। इस चैप्टर के एंड तक आप इतना जान जाओगे कि उनको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, साथ साथ एक दो मेडिसिन भी आप उनको दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि निदान स्थान से आप सभी जान चुके हैं कि प्रमेह में जो मेन लक्षण जो है वो मूत्र की विकृति होती है, और विकृत मूत्र का त्याग करना ही प्रमेह शब्द का अर्थ है। निदान स्थान में ये वर्ड दिया गया था एक श्लोका में कि प्रभुत अविल मूत्रता, ये इम्पोर्टेंट है। साथ साथ चरक सूत्र चैप्टर 25 जो है उसमें प्रमेह के बारे में बताया था कि प्रमेह अनुषंगी नाम, प्रमेह अनुषंगी रोग है। ओके, तो शुरू करते हैं प्रमेह के सामान्य निदान से। ओके, ये श्लोका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो इसके जो भी कंटेक्स्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए, याद भी रहना चाहिए। आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य उदक अनुप्रस पयांसी नव अनपान गुड़ वैकृतम च प्रमेह हेतु कपक्रे च सर्वम। क्या क्या निदान बताया इन्होंने कि आस्य सुखम, जो आसन होते हैं जिस पर बैठते हैं तो वो सुखपूर्वक आसन होना चाहिए। ठीक है, उस पर यदि वो पर्सन बैठता है मीन्स अच्छा खासा गद्देदार आसन पर बैठता है, वैसा ही स्वप्न सुखम, स्वप्न मीन्स सोने के लिए, सोने से रिलेटेड। ठीक है, तो वो भी सुखपूर्वक गद्देदार बिछावन बिस्तर उस पर सोता है। कहने का ये मतलब है कि ये आराम ज़्यादा करता है, परिश्रम कम करता है। ओके, देन दधीनी, आहार में क्या ले रहा है, दही ले रहा है। देन ग्राम्य उदक एंड आनुप, इन सभी प्रदेश के जो भी है मांसरस है इनका सेवन कर रहा है। पयांसी मीन्स दूध को अधिक मात्रा में सेवन कर रहा है। ऐसे ही नव अन्नपान, जो नूतन अन्न होते हैं, नूतन साली चावल ये सब हो गए। साली चावल तो अच्छे होते हैं लेकिन नूतन भी वहाँ पे नहीं कहते हैं नॉर्मली खाने के लिए। साथ साथ ऐसे पान में भी जो है, जो नूतन जल जैसे वर्षा का ही नया जल जो होता है वो, जो गुड़ के विकार होते हैं गुड़ वैकृतम, जैसे कि चीनी, मिश्री, मिठाई ये सब हो गए। इसके अलावा जो भी कप कृच सर्वम, जो भी कफ को उत्पन्न करने वाले, जो कफ को बढ़ाने वाले जो भी वस्तुएं होती है जैसे कि भात, खीर, इन सभी का सेवन करने से प्रमेह होता है। यही सब प्रमेह का क्या है, हेतु है। ओके, इसके बाद प्रमेह की सामान्य संप्राप्ति जानते हैं। ठीक है, हमने जो भी निदान सेवन किया उसके वजह से दोष प्रकोपित होते हैं। ओके, तो उसी के बारे में इन्होंने दिया है कि दोषो ही बस्तिम समोपेत्य मूत्रम समदुष्य मेहान जनियेद यथास्वम। ओके, जो भी दोष हैं, वातपित्त कफ दोष जो है निदान सेवन के वजह से प्रकोपित हुए, प्रकोपित होने के बाद वो कहाँ जाएंगे, बस्ती में जाएंगे। ठीक है, बस्ती में जाएंगे कैसे, तो मेद, क्लेद, मांस, इन सभी को दूषित करते हुए जाते हैं, जो कि आपको इंडिविजुअली पित्तज प्रमेह, वातज प्रमेह और कफज प्रमेह की संप्राप्ति में पता चलेगा। ये सामान्य संप्राप्ति है, आपको एटलीस्ट ये याद रहना चाहिए। तो ऐसे ही क्या हुआ कि निदान सेवन से दोष प्रकोपित हुए और प्रकोपित होने के बाद वो दोष बस्ती में चले गए। बस्ती यानी कि मूत्राशय, तो मूत्राशय में जाकर के वो क्या करेंगे, मूत्रम समदुष्य, जो मूत्र है उसको दूषित करेंगे, और मूत्र दूषित होने के बाद जो प्रमेह उत्पन्न करेंगे। मेहान जनियेद यथास्वम, जो भी उसके अपने यथास्वम, जो उसके स्वयं लक्षण, जो खुद के लक्षण है वातज पित्तज कफज के, वैसे वैसे लक्षणों के साथ मूत्र निकलेगा और वैसा प्रमेह जाना जाएगा। ओके, अब यदि हम सभी का सेपरेट देखना चाहते हैं तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले कफज की देखते हैं। तो कफज प्रमेह की संप्राप्ति में क्या बताया इन्होंने, मेद च मांस च शरीरजम च कलेदम कफो बस्तिगतम प्रदूष्य, यानी कि जो भी हम निदान सेवन किए उसके वजह से मेनली कफज प्रमेह की संप्राप्ति देख रहे हैं। तो कफ को वो दूषित किया। कफ को दूषित करने के बाद वो कफ क्या करता है कि सबसे पहले मेद को, मेद के बाद मांस को, और फिर जो शरीर की क्लेद है, इन सभी को दूषित करता हुआ वो मूत्राशय यानी बस्ती में जाता है, और बस्ती में जाकर के बस्ती को दूषित करता है। सेम वैसा ही फिर मूत्र जो है अपने लक्षण के साथ बाहर आएगा, तो फिर वो कफज प्रमेह हो जाएगा।
ठीक है। पित्तज प्रमेह में क्या आया है, करोति मेहान समुदीर्ण उष्णे ताने पित्तम परिदुष्य चापी। तो इसमें क्या है, उष्ण वर्ड आया। तो वैसे ही उष्ण द्रव्य का आहार विहार सेवन करने से मेनली पित्त विषयट होता है। वो बढ़ा हुआ पित्त वापस जो है उष्णता की वजह से मेद मांस शरीर के क्लेद इन सभी को विकृत करता हुआ वापस मूत्राशय में जाएगा और अपने लक्षण के साथ मूत्र बाहर आएगा और फिर उस तरह से पित्तज प्रमेह उत्पन्न हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम वातज प्रमेह की संप्राप्ति देखते हैं। तो इनके बारे में बताया इन्होंने कि क्षीणेषु दोषेषु अवकृष्य बस्तो धातुना प्रमेह अनिलः करोति। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड आया क्षीणेषु दोषेषु, जो दोष मेनली कफ एंड पित्त दोष है। तो कफ एंड पित्त दोष जब क्षीण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो ऐसे केस में वात जो है कंपैरेटिवली क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अनिल जो है वात के लिए लिया गया, तो वो वात बढ़ जाता है। और वात का क्या गुण है कि वो अपकर्षण करता है। तो वो जो भी धातु है, मेनली 4 धातु है, उसके अकॉर्डिंग 4 तरह का वातज प्रमेय होता है, वसा, मज्जा, ओज एंड लसिका। इन चारों धातु को क्या करता है, वो अपकर्षण करता है, वहाँ से खींच करके कहाँ लाता है, बस्ती में लाता है, यानी मूत्राशय में लाता है, और उसके बाद जो वातज प्रमेय को उत्पन्न करता है। इसके बाद प्रमेय की साध्य एंड असाध्यता के बारे में जानते हैं कि कौन सा प्रमेय साध्य है, कौन सा असाध्य है। उसको जानने से पहले एक बार आप रिवाइज कर लीजिए कि टोटल प्रमेय 20 होते हैं, जिसमें कफ के वजह से 10, पित्त के वजह से 6 एंड वात के वजह से 4। प्रमेय निदान के लिए एक सेपरेट वीडियो निदान स्थान का मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यदि आप नहीं देखे हो तो वहाँ से देख लेना। ओके, फिलहाल यहाँ ये जानते हैं कि इनमें कौन से साध्य या फिर असाध्य कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले साध्य कफुत्थ दश, कफ से जो उत्पन्न होने वाले जो 10 प्रमेय हैं वो क्या है, साध्य होते हैं। ओके, ये जो कफ से 10 है वो साध्य हैं, साध्य कफ उत्थ दश। देन पित्तजः षट याप्य, पित्त से होने वाले जो 6 प्रमेय षट वो क्या है, याप्य होते हैं। पित्त से होने वाले 6 प्रमेय याप्य। एंड ना साध्य पवना चतुष्क, पवन से यानी वात से उत्पन्न होने वाले जो ये 4 प्रमेय हैं वो ना साध्य यानी कि असाध्य होते हैं। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। कफ के 10 साध्य हैं, पित्त के 6 याप्य, एंड वात से होने वाले जो 4 है वो असाध्य हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो जानते हैं। तो वो बताया इन्होंने, समक्रियत्वात्, विषमक्रियत्वात् एंड महातयत्वात्। ओके, 3 वर्ड है, समक्रियत्वात्, विषमक्रियत्वात् और महातयत्वात्, यथाक्रमम यानी सीक्वेंस में। जो कफ के जो 10 हैं ना उनके लिए आया है समक्रियत्वात्, पित्त के जो 6 हैं उनके लिए आया है विषमक्रियत्वात्, एंड वात के लिए महातयत्वात्। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले समक्रियत्वात्, इसको समझते हैं। ओके, तो समक्रियत्वात्, एक मिनट, हाँ, समक्रियत्वात् को समझते हैं। तो समक्रियत्वात् क्या है कि समान क्रिया होती है। जैसे क्या है, कफज प्रमेय है ना, तो हमारा दोष कौन सा हुआ कफज प्रमेय में, दोष हुआ कफ, साथ साथ दुष्य क्या होगा इसमें, तो दुष्य प्रमेय में मेनली मेद होता है। ऐसे तो प्रमेय में टोटल 10 दुष्य होते हैं, जो आगे पता चलेगा, वैसे निदान स्थान में भी आपने पढ़ा है, यहाँ रिकॉल हो जाएगा। तो दुष्य मेनली मेद होता है, और दोष क्या है, कफ। कफ एंड मेद दोनों जो है समान गुणधर्मी होते हैं। ठीक है, यदि हम कफ का चिकित्सा करेंगे तो मेद भी जो है शांत हो जाता है, और मेद का ट्रीटमेंट करेंगे तो कफ भी शांत होता है। सम क्रिया होता है यहाँ पे, समान गुणधर्मी होने की वजह से दोष और दुष्य शांत हो जाता है। जैसे कि कफ के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, मधुर, तिक्त, कषाय, इन सभी रस का, औषध का यूज करेंगे। तो मधुर, तिक्त, कषाय के वजह से कफ के साथ साथ जो मेद भी शांत हो जाएगा। इसीलिए कहा गया सम क्रिया, समान चिकित्सा होता है, इसीलिए ये साध्य कैटेगरी में आता है। ओके, तो कफज प्रमेय साध्य में क्यों होता है, क्लियर हो गया। उसके लिए एक श्लोका भी यहाँ इंपॉर्टेंट है वैसे, कि ज्वरे तुल्य दोषत्वम प्रमेह तुल्य दूष्यता रक्त गुल्मे पुराणत्वम सुख साध्यम लक्षणम। यानी कि जो ज्वर होते हैं वो दोष के तुल्य, प्रमेह में जो है दुष्य के तुल्य, रक्त गुल्म जो पुराण है ये जो है सुख साध्य का लक्षण है। वो साध्य है, वो भी सुख साध्य। यदि प्रमेह में दुष्यता, दुष्य के साथ सिमिलरिटी है, जैसे कि कफज प्रमेय है तो उसमें दुष्य कौन है, मेद, तो इसीलिए कफज प्रमेय क्या हो गया, सुख साध्य होगा। ऐसे ही हम जब ज्वर वगैरह में जाएंगे तो वहाँ दोष के साथ सिमिलरिटी चेक करेंगे, तो जो ज्वर में जो है उसके दोष के साथ सिमिलरिटी है वो सुख साध्य होगा। और रक्त गुल्म में देखेंगे जो पुराना रक्त गुल्म है वो ज़्यादा सुख साध्य कैटेगरी में आएगा। ओके, अब जो है हम विषम क्रियत्वाद को जानते हैं।
अब हम लोग ये जानते हैं कि जो पित्तज प्रमेय है वो याप्य कैसे होता है। याप्य के पीछे लॉजिक तो ये दिया है कि विषम क्रियत्वात्, इसको समझते हैं। पित्तज प्रमेय जो है, पित्तज प्रमेय में दोष मेन कौन है? पित्त, एंड दुष्य कौन है? मेद, जो कि सिमिलरिटी किसके साथ शो कर रहा है? कफ के साथ। ठीक है, तो अब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। यदि पित्त है दोष, तो पित्त का चिकित्सा करने के लिए हमको शीत वीर्य वाले या शीतल आहार देना होगा, क्योंकि पित्त उष्ण होता है। साथ साथ मधुर रस वाले आहार देना होगा। पित्त तो शांत हो जाएगा इससे, लेकिन क्या है कि कफ बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि शीत गुण जो है कफ में आता है, और शीत देने से हृदय सामान्य सर्वेशम, तो शीत गुण की वजह से कफ और बढ़ जाएगा। तो कफ को शांत करने के लिए हमको उष्ण देना पड़ेगा, यानी मेद को शांत करने के लिए, दुष्य को शांत करने के लिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा फिर वापस दोष बढ़ जाएगा। ऐसे ही कटु देंगे तो कफ तो शमन हो जाएगा दुष्य, लेकिन पित्त बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे अपोजिट ट्रीटमेंट हो रहा है, विषम क्रिया हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्लियर क्या हो गया कि ये, इससे तो ऐसा लग रहा है ना कि अब असाध्य हो गया, साध्य नहीं है, लेकिन ये असाध्य भी नहीं होता है। इसको यहाँ पे समझते हैं। ओके, जैसे पित्त शामक रस आप जानते हैं, मधुर, तिक्त एंड कषाय, एंड कफ शामक होते हैं कटु, तिक्त एंड कषाय। सो तिक्त एंड कषाय ये दोनों रस तो दोनों में कॉमन है ना। तिक्त एंड कषाय रस वाले हम जो आहार औसत सब देंगे, उससे पित्त एंड कफ यानी कि मेद दोनों शांत हो जाएगा। इसीलिए ये याप्य कैटेगरी में आता है, ना ही साध्य है ना ही असाध्य है, ये याप्य कैटेगरी में आता है। और विषम क्रियत्वाद क्यों होता है, यहाँ पे क्लियर हो गया इससे कि हाँ, इसमें विषम चिकित्सा होता है। एक को शांत करने जाए दूसरा बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि वातज प्रमेह जो है वो असाध्य क्यों है। तो उसके पीछे लॉजिक दिया गया है कि महात्यत्वाद। ठीक है, तो वो हम फिर इसको ऐसे ही दोष एंड दुष्य से समझते हैं। वातज प्रमेय में दोष कौन हुआ? वात, एंड दुष्य कौन हुआ? मेद आदि दुष्य, जो 10 दुष्य होते हैं। मेनली जो मेद है और उसका सिमिलरिटी कफ से है। तो वात को समन करने के लिए हमें रस मालूम है, मधुर, अम्ल एंड लवण जो है वात शामक होते हैं, एंड कफ के लिए कटु, तिक्त एंड कषाय। सो यहाँ जस्ट अपोजिट है। जो भी वात समन है वो कफ को बढ़ाते हैं, और कफ को समन करने वाले वात को बढ़ा देते हैं। इसीलिए क्या है कि डायरेक्ट विषम क्रिया हो रहा है। यहाँ पे एक भी ऐसा रस नहीं है कि जो दोनों को शांत करे। ठीक है, तो हम ऐसा कोई भी आहार या औसत देंगे जिसमें ये रस हो, तो वो वात को शांत तो कर देगा, लेकिन कफ को बढ़ा देगा, यानी दुष्य को बढ़ा देगा, दोष को शांत करेगा। और दुष्य को शांत करने वाले हम रस औसत देंगे तो वो दोष को बढ़ा देगा। इसीलिए डायरेक्ट विषम क्रिया है। तो ये असाध्य कैटेगरी में आ गया। तो विषम क्रिया में क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि पित्तज में तो तिक्त एंड कषाय रस जो ऐसा था जो कि पित्त को भी शांत करता था और मेद को भी शांत करता था, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी रस नहीं है। इसके साथ साथ इसको महात्य सपोर्ट करने के लिए और भी टर्म है, जैसे धातु का ह्रास। तो वातज प्रमेय में जो धातु का ह्रास जितनी तीव्रता से होती है ना, यानी कि जितना तेज़ी से जो धातु का जो लॉस होता है, उतना तेज़ी से कोई भी मेडिसिन उस धातु को फुलफिल नहीं कर पाता, उसको वापस बिल्डअप नहीं कर पाता है। साथ साथ ये बहुत ही घातक उपद्रव करने वाला होता है। इन सभी कारण के वजह से वातज जो है असाध्य कैटेगरी में आते हैं, याप्य में नहीं आते हैं। ओके, सो प्रमेय में दोष से बार बार आ रहा था। इसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल क्या करना है, बस यही चीज़ है कि प्रमेय में 3 दोष एंड 10 दुष्य होते हैं। उनका नाम भी सिंपल है कि कफ, सपित्त, पवन च दोष। जो दोष हो गए ये 3, कफ, पित्त एंड पवन, वात पित्त कफ, ये 3 दोष हो गए। एंड जो दुष्य होते हैं वो 10 होते हैं। कौन कौन है? मेद, अश्र यानी रक्त, शुक्र, अम्बु, वसा, लसिका, मज्जा, रस एंड ओज। ये सभी क्या हो गए? प्रमेह में दुष्य हो गए। तो इन 10 दुष्य को ऐसे याद रख सकते हैं आप। जो है 7 धातु का तो नाम आप जानते हो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। उन 7 धातु में से जो है अस्थि धातु को हटा दिया जाए तो बचे 6 धातु एंड साथ साथ AVLO, अवलो। ठीक है, A फॉर अम्बु, V फॉर वसा, L फॉर लसिका एंड O फॉर ओज। तो ये 6 + 4 टोटल 10 दुष्य हो गए। आपको ये याद रखना है, 6 धातु प्लस अवलो। सो प्रमेह के जो है टाइप्स के बारे में भी देख लेते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि कफज प्रमेह 10 टाइप्स, पित्तज 6 एंड वातज 4 होते हैं। तो सबसे पहले कफज प्रमेह पे आते हैं। ओके, निदान स्थान में आपको याद होगा कि हमने देखा है कि वहाँ पे 10 तरह का जो है उदक में, इक्षु में, शांद्र में, शांद्र प्रसाद में, शुक्ल में है, शुक्र में है, शीत में है, सिक्ता में, शने एंड अलाला में। ठीक है, उदक, इक्षु, सांद्र, सांद्र प्रसाद, शुक्ल, शुक्र, शीत, सिक्ता, शनि एंड अलाला, ऐसे करके हमने याद किया था वहाँ पे। ओके,
तो ये जो टर्म है आपको निदान स्थान में दिया है चरक ने। यहाँ पे जो है उदक में नह कह करके जो मूत्र होते हैं ना वो किस तरीका का होता है उसको बताया है। तो उदक में के जगह पे यहाँ पे जलोपमम बताया। उदक मीन्स वैसे भी वाटर होता है, जल होता है, तो जो मूत्र रहता है वो जल के जैसा मूत्र त्याग करता है, ठीक है, जल के समान मूत्र वाला। ऐसे ही इक्षु में के जगह पे यहाँ दिया है इक्षु रसोपमम, जो इक्षु रस होते हैं शुगर केन का जो जूस होता है उसके जैसा मूत्र होगा। सांद्र में घनम, जो कंसंट्रेटेड मूत्र होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। सांद्र प्रसाद, प्रसाद वर्ड भी आया है, तो इसमें घनम च ऊपरी विप्रसन्नम ये वर्ड आया, यानी कि नीचे से तो घना रहेगा ही मूत्र, यानी कि कंटेनर में रख देंगे तो नीचे से कंसंट्रेटेड तो रहेगा ही, लेकिन जो ऊपर का भाग होगा ना वो प्रसन्न होगा, वो जो है स्वच्छ होगा। ओके। एंड शुक्ल में मीन्स वाइटिस कलर का यूरिन होगा, शुक्लम दिया है वर्ड। शुक्र में के लिए शुक्रम, यानी कि मूत्र जो है शुक्र के साथ होगा, जो स्पर्मेटूरिया होता है ना वैसा वाला कंडीशन होगा। शीत में जो है शीत ठंडा यूरिन त्याग करेगा, शिशिर। सिकता में वैसे ही सिकता यानी बालू, बालुकाया युक्त ये वर्ड आया है यहाँ पे, ठीक है, बालुका युक्त यूरिन में जो है बालू के जो छोटे छोटे कण जो है वो आएगा, लिथुरिया वाला लक्षण होगा, ठीक है। स्नेह में स्नेह धीरे धीरे यूरिन त्याग करेगा। एंड अलाल में जो वहाँ पे था उसके जगह लालेव वर्ड आया, यानी कि लार युक्त मूत्र त्याग करेगा। चिकित्सा स्थान में आपको ये जानना है कि ये सारे टर्म्स आए हैं, उस मेह का नाम ना दे करके उस मेह में जो यूरिन किस तरीका का होता है वो बताया गया है। ओके। ऐसे ही पित्तज प्रमेह में हमें निदान स्थान से जो ये 6 टाइप्स है उनका नाम याद है, नील में, हरिद्र में, काल में, क्षार में, मंजिष्ठ में एंड रक्त में। ओके। यहाँ पर क्या दिया है कि उनमें जो मूत्र होते हैं उनका कैसा कलर होता है उसके बेसिस पे बताया। जैसे नील में जो नीलम वर्ड आया है, ओके, यानी नीले रंग का मूत्र त्याग करेगा। हरिद्र में हरिद्र ये वर्ड आया, ओके, यानी कि मूत्र जो है हल्दी के रंग का जो होगा, पीला जैसा हल्दी होता है वैसा मूत्र होगा। काल में काल अथापि, ओके, यानी काले वर्ण का मूत्र त्याग करेगा, जो शाही होता है ना वैसा। देन क्षार में क्षारोपमम, जो क्षार का जो जल होता है, अल्कलाइन वाटर होता है वैसा मूत्र होगा। मंजिष्ठ में जो है मजिष्ठ अथापि, ओके, जो मंजिष्ठा होता है, मंजिष्ठा का जो कलर होता है वैसा ही रक्त वर्ण का मूत्र त्याग करेगा। रक्त में जो है मेन रेड कलर का जो होता है वैसा मूत्र त्याग करेगा। ओके। ऐसे ही वातज प्रमेह के 4 टाइप्स वसा में, लसिका में, मज्जा में और मधु में, ये चारों टाइप्स निदान स्थान में दिया है। यहाँ पे क्या है, इनमें मूत्र का लक्षण वापस दिया है। तो वसा में वसा मिश्र मूत्र त्याग करेगा। लसिका में लसिका याम व सततम विबद्धम, यानी कि जो मूत्र है वो लसिका युक्त होगा, साथ साथ जो है ना रुक रुक के बार बार विबद्ध रुक रुक कर मूत्र त्याग करेगा। ओके। मज्जा में मज्जा मिश्रित मूत्र त्याग करेगा। मधु में ओज मिश्रित मूत्र को त्यागेगा। वातजन्य प्रमेय में हमने पहले भी देख लिया है कि जब वो क्या कहते हैं पित्त एंड कफ ये सभी धातु का जब छीन हो जाता है तब वात बढ़ जाता है, और बढ़ा हुआ वो वात क्या करता है, जो भी 4 धातु हैं वसा लसिका, ओके, मज्जा ओज वसा लसिका, इन सभी चारों धातुओं को वो वायु क्या करता है, अपकर्षण करता है, वहाँ से खींच करके मूत्र में निकालता है। तो ये 4 तरह का मूत्र होता है। लसिकायाम व सत्तम विबद्धम, ये जो लसिका में या हस्ती में वहाँ पर दिया था, ठीक है, इसी को लसिका में, इसी को हस्ती में भी कहते हैं। तो ये उस मेह के बारे में। नेक्स्ट आपको जो है प्रमेह का सामान्य पूर्व रूप याद करना है। ओके। वैसे पूर्व रूप वगैरह तो आपको निदान स्थान में भी दिया है, लेकिन यहाँ जो भी दिया है ये सब इम्पोर्टेंट है, जिसमें से जो ये केस न कति वृद्धि ये तो ऑलरेडी BHU 15 में आ चुका है, और भी आए होंगे, मेरे पास बस अभी इतना ही का कलेक्शन है, ठीक है। तो इसको क्या क्या है पूर्व रूप, तो स्वेदो अंग गंधा, यानी कि जो स्वेद है, जो अंग है, यानी स्वेटिंग हो रहा है बॉडी से, तो बॉडी एंड स्वेट इन दोनों में स्मेल आएगा, गंध आएगा। शिथिल अंगता, अंग शिथिल हो जाएगा। शय्या आसन, स्वप्न सुखे रतिश्च, जो रति जो इच्छा होगी कैसी होगी कि वो सोए रहे। शय्या आसन स्वप्न सुखे, यानी बैठा हो या सोया हो, आराम से सोया हो, कोई दिक्कत न हो, बस सोए रहे, रेस्ट करने का इच्छा होगा, कुछ करने का इच्छा नहीं होगा। ओके। देन हृत, नेत्र, जिह्वा, श्रवण, उपदेह, जो हृदय है, जो नेत्र है, जो जिह्वा है और जो कर्ण इंद्रिय कर्ण है, इन सभी में क्या है, उपदेह, मल भरा रहेगा, ठीक है। घन अंगता, शरीर जो है मोटा हो जाएगा, घना हो जाएगा। केश नख अति वृद्धि, जो केश है, जो नाखून है, इन सभी में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी।
उसको जो है शीत प्रिय होगा, उसको ठंडा ठंडा चीज़ जो है खाने पीने की इच्छा होगी। ठीक है। गल तालु इन सभी में शोष होगा, शोथ नहीं करा, शोष होगा। इन सभी में क्या होगा, सूखापन आ जाएगा, सूख जाएगा गला तालु ये सब। माधुर्य से, ठीक है, जो उसका मुख है उसमें मीठा मीठा स्वाद आता रहेगा, आश्रय में मधुर हो जाएगा। कर पाद इन सभी में क्या होगा, दाह होगा, हाथ पैर में बर्निंग सेंसेशन होगा। एंड ये भी इम्पोर्टेंट है, मूत्रे अभिधावंती पिपलिकाश्च, जहाँ पे मूत्र त्याग करेगा यानी कि उसका जो मूत्र होगा उस पर पिपलिका सब जो है धावंती आएगी उसकी ओर। क्यों आएगी, क्योंकि उसके मूत्र में जो है मीठा मधुर जो है ये ओज का गुण वगैरह सब आया रहता है ना, जिसकी वजह से चींटी वगैरह उस पर आती है। ओके। अब इसको हम याद कैसे करें, तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, आप चाहो तो इस स्टोरी से याद करो या फिर आप अपने वजह से कैसे भी याद करो, अल्टीमेट एम याद ही तो करना है। तो एक ऐसा कहानी है कि एक आदमी है जो क्या करता है, बहुत खाता है और खूब सोना चाहता है। ठीक है, मीठा मीठा जो मिठाई वगैरह खूब खाता है और खूब सोता है। ठास भोजनम चाप निद्रा, है ना, ठास के खाए चाप के सोए। तो क्या बहुत खाया मीठा मीठा, तो उसके वजह से उसका क्या होगा, मुंह मीठा हो जाएगा, माधुर्य आस्य, और इच्छा क्या होगा, खूब सोए, एकदम अच्छा बिस्तर हो। तो उसकी रति में आ जाएगी सैया आसन स्वप्न ये सब सुखें। ठीक है। साथ साथ एक सीन ये भी है कि गर्मी का सीजन है, उसके घर में कुछ फैन वगैरह कुछ भी नहीं है, बस खा रहा है और सो रहा है। बहुत ज़्यादा खाने के वजह से उसका शरीर कैसा होगा, मोटा हो जाएगा एंड शिथिल हो जाएगा। तो घन अंगता शिथिल अंगता ये भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा खाया और सो गया जिसकी वजह से मोटा हो गया। और गर्मी इतना ज़्यादा है, घर से बाहर निकल नहीं रहा है। गर्मी की वजह से उसके बॉडी से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगा, उसके वजह से बैड स्मेल भी आएगा। तो स्वेद अंग गंधा हो जाएगा, वहाँ से याद। ठीक है। स्वेटिंग की वजह से क्या होगा कि मल भर जाएगा, हृदय नेत्र जिह्वा श्रवण इन सभी में उपदेह यानी मल भर जाएगा। ओके। देन आपको ये भी याद रखना है कि गर्मी है ना, तो गर्मी में गल तालु इन सब में शोष भी होने लगेगा, है ना। तो जिसकी वजह से उसको ठंडा ठंडा चीज़ खाने पीने की इच्छा होगा, तो शीत प्रियत्व। और उस गर्मी की वजह से उसको कर पाद में दाह भी होगा, हाथ पैर में बर्निंग सेंसेशन भी होगा। लेकिन फिर भी वो आदमी बिस्तर से नहीं जाएगा, वहीं पर मूत्र त्याग कर देता है। तो मूत्र, और उसके बाद जिसके वजह से उस पर चींटियाँ भी आने लगती हैं। ओके। तो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, एक केस न खाती बिरदे बीस में। तो स्टोरी बस यही है कि पर्सन जो है बहुत मिठाई वगैरह खाता और बहुत सोता है, जिसके वजह से, और गर्मी का सीज़न है जिसके वजह से उसका शरीर घना शिथिल हो जाता है। एंड गर्मी के वजह से जो है बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वेद आता है, स्वेटिंग बहुत होता है। एंड फिर भी वो नहीं हटता है, सोए रहता है। तो जिसके वजह से हृदय नेत्र जीवा इन सब में जो है मल भर जाता है। और गर्मी की वजह से गल तालु में शोष करपाद में दाह होता है, जिसके कारण वो चाहता है कि इसको कुछ ठंडा ठंडा चीज़ मिले, शीत प्रिय हो जाएगा। एंड वहीं पे परे परे जो है मूत्र त्याग करता है, जिस पे चींटियाँ आ जाती है। तो आप चाहो तो ऐसे भी याद कर लो, कैसे भी याद ही करना है। इसके बाद प्रमेह का चिकित्सा सूत्र आता है। तो चिकित्सा सूत्र के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना लेता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे में ओवरलोड हो जाएगा। सो सेकंड वीडियो इसका ज़रूर देखिएगा। इसका चिकित्सा वाला पोर्शन जो है सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखेंगे, ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये तो बहुत हद तक रिवीजन ही था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।